Keshwar Kumar, Vice Chancellor, Guru Jambheshwar University of Science and Technology. First of all, I thank Rising India Youth Organization, especially Neeraj, and I also apologize for delay. It was due to the technical problem, and the topic they have chosen here is how can India utilize its youth potential to lead the world with industrial opportunities. This is an era which we're passing through, जिसे कहते हैं कि कोविड-19 के बाद का ये जो समय है, ये हमारे लिए क्या इसमें चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के पीछे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब भी कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलने की उम्मीद जो है हम लगाते हैं, और ऐसा ही होता है। इसमें हमें कहते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस सिचुएशन को एक रचनात्मक दृष्टि को देखते हुए इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कोविड-19 सभी लोग आप जानते हैं कि ये एक वायरस है जो वुहान से शुरू हुआ और जो चाइना से शुरू हुआ और अब सभी देशों में ये फैलता जा रहा है। और आज जो सिचुएशन है वो चाइना में ये ऐसी है कि चाइना में इसमें कभी 1 केस दिखाते हैं, कभी 2 दिखाते हैं, कभी 3 दिखाते हैं, इससे ज़्यादा वो नए केस नहीं दिखाते हैं। और उनकी जो लगभग जो डेथ हुई हैं जो दिखाते हैं लगभग वो 4,500 के आसपास हैं और 85,000 के लोग लगभग संक्रमित हुए थे, जिसमें बाकी जो 80,000 के आसपास जो हैं वो ठीक हो गए। तो इस आंकड़ों को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमें बहुत डरना चाहिए। लेकिन आप यदि दूसरे देशों के आंकड़े देखें तो आपको लगता है कि इससे कितना अब तक जो है 30 लाख से ऊपर जो लोग हैं प्रभावित हो चुके हैं इन, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 6-7 हज़ार डेली जो है इससे लोग मरते हैं। इससे देखिए कितना अफेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी फ़्लाइट जो है नहीं चल रही है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो यही पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हालात हैं। और लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हैं, फैक्ट्रीज जो हैं बंद पड़ी हैं काफ़ी, और जो खाने पीने का सामान जो है वो हमें पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें देखिए इकॉनमी जो है हिलती है, ये तो तय है कि इसमें कि हमारी जो इकॉनमी है इसमें फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कभी लंबे समय के लिए, ये लंबा ही समय है कि अभी 40-50 दिन होने वाले हैं इसमें लॉकडाउन चल रहा है, और इसकी वजह से जो पूरे इंटरनेशनली आप चेंज देखें क्या हो रहा है कि सभी लोग इसमें ये लगे हैं कि ये चाइना से वायरस शुरू हुआ और चाइना को अब दूसरी निगाह से लोग देखने लगे। क्योंकि इसमें यदि आप ये समझें कि ये वायरस जो है वुहान से आया है, और वुहान से नहीं, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी नेचुरल है, ये एक बैट से आया है, चमगादड़ से आया है और नेचुरल रूप से आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें सबको इसमें इतना तो विचार करना ही चाहिए कि चमगादड़ जो है वो हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, सभी देशों में पाए जाते हैं, और ये वायरस जो है वुहान से ही क्यों आता है, जहाँ वुहान में एक लैब है जहाँ पर वायरस के ऊपर रिसर्च होती है। तो चमगादड़ सभी जगह है, लेकिन चमगादड़ के ऊपर वायरस की जो रिसर्च होती है वो केवल वुहान में ही होती है। तो इसलिए जो है बहुत सारे कंट्री जो हैं वो चाइना पर शक कर रहे हैं, और चाइना और
शक करना है। यूएसए ने तो क्लियरली इस बात पे कहा ही है और वो इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहता है। जर्मनी ने इसके ऊपर मैं कहूँगा कि एक लीगल सूट भी फाइल किया है, जिससे ये लग रहा है कि सभी जो देश हैं वो एक चाइना की तरफ डिफरेंट मूड लेके चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग कहें कि लॉकडाउन में भी हम घर में बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत चीज़ों पे हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे, वो आज जो है खुद काम करने लगे हैं। तो खुद काम करने लगे हैं तो इसमें एक सेल्फ की वो भावना जो है, स्वयं जो कहते हैं कि स्वदेशी की, मैं स्वदेशी तक कहूँगा इसे, कि भावना जो है वो जागृत हो रही है। तो ऐसी हालातों में या तो मैं कहूँगा, पहले तो ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, तो ग्लोबलाइजेशन जो है क्या उसका एंटी होगा, क्या डी ग्लोबलाइजेशन होगा कि लोग जो है अपने ही कंट्री में अपना ही बनाया हुआ सामान बनाने लगेंगे, या कि ये जो चाइना की तरफ जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मैं कहूँगा कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारे कंट्री मल्टीनेशनल जो हैं, जो चाहे मैं कहूँ अमेरिका की एप्पल की ले लीजिए, चाहे कोई IBM का ले लीजिए, जो कुछ और जो बहुत बड़ी जो कहूँगा प्रोडक्ट है, सैमसंग है, जो सब जो है चाइना के थ्रू ही बनकर हम बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अमेरिका के हों। लेकिन ये एक इसमें मल्टीनेशनल एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कि सामान जो है मैन्युफैक्चर जो है मोस्टली चाइना में होता है, जिससे चाइना के लोगों को, वह इकोनॉमी को उसको बहुत बड़ा वो मिला है। और अब जो सिचुएशन है, क्या वो ये इस कोविड की वायरस की वजह से बहुत सारे देशों की इकोनॉमी जो है डाउन चली गई है। तो आज कभी ये कहा जाता था कि जो आप लड़ाई है, ये विश्व युद्ध है, यदि है तो इसमें क्या हथियारों से लड़ा जाएगा कि ये फिर इकोनॉमिक वार होगा, तो अब बायो वार होगा। तो इस तरह जो सिचुएशन जो है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में चली हुई है। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास यदि कहें कि मैं डी ग्लोबलाइजेशन होगा, तो डी ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपना स्वदेशी को अपनाएं और मेक इन इंडिया के उसके में चलेंगे। तो तब भी हमारे पास यदि मैं कहूँ कि 130 करोड़ लोग हैं और हमारे पास एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, जिसमें हमारे जो युवा हैं वो इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि क्या, जैसे कि सभी देशों का चाइना से जो एक डिफरेंट व्यू चल रहा है, तो उससे ये क्या होगा कि वो दूसरी कंट्री की तरफ देखेंगे। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया ने जो रोल इसमें अदा किया है वो सभी कंट्री जो है इसमें सहरा रहे हैं, उसमें जो है इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे जो है इंडिया की इमेज जो है बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूँ अच्छी उभरी है। और लोग जो दूसरी कंट्री के लोग हैं जो हमारी देश में आकर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगाने का चाहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे कि चीप लेबर और इकोनॉमी उसका जो है उनको यहाँ मिलेगा। और जो हमारी जो मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने देखा कि कैसे एक भारत जो है एक पूरे विश्व को इस तरह लीड कर सकता है, और उनकी जो मन की व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को हानि पहुंचाकर दूसरे को कुछ गेन करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो है, चाहे वो डी ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे जो है वो जो इंडस्ट्री हैं इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज़ की लगे, तो दोनों ही दिशा में भारत को बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है। और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो इंडस्ट्री के लिए हमारे जो युवा हैं क्या उसके लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि कुछ ही वर्षों पहले मेक इन इंडिया की मूवमेंट शुरू हुई, और उसके साथ साथ हमने स्टार्टअप
इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ऐसी चीज़ों को विश्वविद्यालयों में लाने की कोशिश करी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बना, और जहाँ पर हम बच्चों को आज ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे वो बड़ी कंपनियों से वो कर सकते हैं। ये एक मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बच्चे जो हैं अब इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री रेडी जो है स्टेट में है, और इंडस्ट्री जो है, और हमारी यदि यहाँ इंडस्ट्री आती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें अपनी तो बनानी ही पड़ेंगी। तो उस सेंस में देखिए कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है दोनों ही तरफ हैं, लेकिन हमारे यूथ के लिए यही है कि उनको अपने लिए इंडस्ट्री रेडी रहना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि यदि हम आज देखें तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने वाली जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी आपने देखा कि सारे हॉस्पिटल जो हैं उसमें दूसरे ऑपरेशंस हमें सभी बंद करने पड़े, और हम कोविड-19 के पेशेंट को ही रख रहे हैं। ओपीडी भी कहीं जगह बंद करनी पड़ी। तो हेल्थ केयर जो है, कि हेल्थ केयर मैं समझता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इंडिया जो है इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आप देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इतना है कि उन अमेरिका को भी और बहुत सारे और कंट्रीज़ को भी भारत से दवाई मंगानी पड़ी है। तो आप से समझ सकते हैं कि यदि हम हेल्थ केयर में, लेकिन हमारे पास जैसे अभी आप कहे गए वेंटिलेटर की कमी है, अच्छी सुविधा की पीपी किट की भी कमी थी, लेकिन जो आज आप देखिए मेक इन इंडिया की मूवमेंट शुरू हुई तो उसके लिए भी बहुत सारी आज कंपनियां हैं जो पीपीई बना रही हैं। तो हेल्थ केयर एक ऐसी, मैं समझता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें बहुत सारा इन्वेस्ट भी करना है, और बहुत सारी कंपनी इंडस्ट्रीज आगे आएंगी, और लोग इसकी आज प्राथमिकता इसको दे रहे हैं। लोगों को आज घर बैठ के एहसास हो रहा है कि हम एक घर कितना बड़ा हो उसके घर का कोई महत्व नहीं है जब तक हम अपने इस छोटे से कहते हैं वायरस की वजह से हमें उसने रोक के रखा है। ठीक है, लोगों को अपनी हेल्थ का एक महत्व समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि एक हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके में आप जो है सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरी देखिए इंडस्ट्री जो है हमारी जो बहुत सारी आप देखें घर बैठे हैं और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे और सारी जो है आप सारा कुछ जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे लेक्चर हो, सभी लोग जो हैं उस पर कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक आपका टाइम पास करने का भी बहुत बड़ा साधन है। इसी पे आप कभी बहुत सारे वीडियो, कभी शायर, चुटकुले सब आप इस पे देख रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत सारा रोल अदा कर रही है। तो यदि आप एक समझते हैं कि जो आप आईटी इंडस्ट्री आपकी जो है वो फ्लोरिश करेगी, वो उसमें सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखते हैं कि आप यदि हम कहें कि हमारे पास ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़े जो है सामान बेचने वाले या अमेजन टाइप जो कंपनी है वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हुआ क्या कि जो छोटा शॉपकीपर है उसके पास ये ना सुविधा आई और ना ही उसकी बिक्री बढ़ी। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ऐसी सुविधा क्रिएट करें, चाहे वो छोटा ही समझता हूँ, चाहे छोटा सा करियाने वाला हो चाहे पान वाला हो, वो भी यदि वो चाहे तो अपना सामान जो है सब्जी वाला हो वो भी अपना सामान जो है ऑनलाइन बेच सके। ये ऐसी सुविधा हम आज क्रिएट कर सकते हैं। आज कोविड आया तो हमने भी ऐसी मैं बताना चाहूँगा कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी एक ऐप बनाई जो हरियाणा में चल रही है, जिसपे हर छोटा सा दुकानदार उस पर रजिस्टर कर सकता है, हर कस्टमर उस पर रजिस्टर करके उससे सामान मंगा सकता है। तो आज जो कोविड-19 के बाद जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है, आज आप देख सकते हैं कि कोई सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, शायद कई दिनों तक नहीं चलेगा, कोई टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है बहुत सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है
कैसे आप इन चीज़ों को रिवाइव कर सकते हैं, कीपिंग इन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दिस मैनेजमेंट skills are with us and we can manage this। तो हमें इन चीज़ों में जो कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, उसके बीच में हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हमें इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। क्या आप उसको इवेंट मैनेजर हम ऐसे दे सकते हैं कि जहाँ पर हम इस कोरोना के होते हुए भी ऐसी इवेंट्स को हम मैनेज कर सकें। तो ये एक अपनी एक मैनेजमेंट स्किल है। ठीक है, बहुत सारी आप देखिए हमें आज जैसे मैं बात कर रहा था कि आईटी में ही, तो आईटी में ही आप देखिए हमारे पास जो अभी जो इसमें विषय है, हमारे पास मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इन चीज़ों का उपयोग जो है अभी हमें इसमें लाना है। इसमें हम अपने हेल्थ केयर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे हम हेल्थ केयर में कैसे हम एक पेशेंट के लिए कैसे उसकी डॉक्टर की उपलब्धि और सारी चीज़ें जो है उसके इसमें कहूँगा आईटी इंडस्ट्री को साथ यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे युवाओं के लिए और हमारे युवा इस बात के लिए रेडी हैं। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के युवक जो हैं वो इन चीज़ों से परिचित हैं और बहुत ही जल्दी इसमें चेंज आने वाला है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि चाइना जैसा कंट्री यदि वो साइड पे होता है तो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और नहीं है यदि वो नहीं है तो हमें अपना ही करना है। तब भी हमें मालूम है कि यदि हमें किसी ने ना किया है तो हमारा देश ऐसा है कि जो लोग उस पर आकर आगे बढ़ जाते हैं, और जब उसको मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम इकट्ठे होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये भारतवासियों ने हमेशा से दिखाया है और सबको सिखाया है। तो अब बहुत सारी यदि मैं कहूँ कि अभी इसी फील्ड में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अभी जो हम 4G पे ही चल रहे हैं। जैसे आप इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं, आज हम देखिए जो 4G का मतलब ही यही था कि क्या हम एजुकेशन जो है मोबाइल के ज़रिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आज आप लोग जो हैं मोबाइल के ज़रिए जो है आप समझ रहे हैं कि आप लेक्चर सुन रहे हैं या लेक्चर बच्चों को दे रहे हैं, तो उससे एक 4G का कंसेप्ट है। तो 5G में इससे भी जो है 5G आएगा तो 5G की इंडस्ट्री जो मोस्टली इंडस्ट्री थी वो चाइना में लग गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, यदि हमने 5G पे अभी पूरी दुनिया को लाना है तो हम उस 5G के इक्विपमेंट की इंडस्ट्री जो है इंडिया में ला सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए हमारे पास जैसा कि आपने देखा कि ये मेक इन इंडिया शुरू हुआ, तो सैमसंग भी आज मेड इन इंडिया मिल रहा है, एप्पल भी मेड इन इंडिया मिल रहा है। लेकिन वो कुछ पुराने मॉडल हैं, शायद वो उसके मिल रहे होंगे। लेकिन यदि आप ये सोचें कि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें लानी है तो आपको ये इंडस्ट्री का ये देखना होगा कि कैसे आप मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री जो उसमें है वो हमारे पास जो आईसी के बनाने की इंडस्ट्री है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मैं कहूँगा, जैसे कंप्यूटर की चिप है, ये चिप बनाने की जो इंडस्ट्री है जो हमारे देश में नहीं है। हमने ये मैं कहूँगा कि सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन था, इसको हमने नहीं अपनाया, इसको हम नहीं अच्छी तरह इसको आगे ले जा सके। और आज भी जो कंप्यूटर है चाहे जो भी है उसकी चिप बनती है वो हमारे देश में नहीं बनती है। ठीक है, इस इंडस्ट्री को हमें लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा युवक अभी तैयार नहीं है, उसके लिए हमारा युवक तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी वैसी उसकी भी ट्रेनिंग भी जो है हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं हो सकती। हम केवल मात्र डिज़ाइन के लिए हम इसमें बहुत सारे हमारे पास मैं कहूँगा सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं, और डिज़ाइन तक तो हम सीमित हैं। लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में एक आध जगह तो होती है लेकिन वो नहीं होती। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है कि यदि हम इस तरफ भी अपनी कंट्री को ले जा सकें, और इसके लिए ये एक समझता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि कैसे हम
यदि ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बनती है तो युवाओं के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, और जो हम बहुत सारी जो इनोवेशन जो है, जो हम सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, वो फिर कर पाएंगे, क्योंकि उसी डिज़ाइन का चिप हम सोच तो सकते हैं, बना तो डिज़ाइन कर सकते हैं, बना नहीं पाते हैं। ठीक है ना, फिर हम इसको बना पाएंगे, फिर हम नई चीज़ें दिखा पाएंगे। तो जब हम इनोवेटिव बनेंगे, इनोवेशन का मतलब यही है कि आप कोई सी चीज़ को, कोई आइडिया है और आप उस आइडिया को आप किसी प्रोडक्ट में लाकर उसे ग्लोबली एक्सेप्ट कराते हैं। इट्स नॉट कि आपने वो सामान को जहाँ पर बनाया और अपने पड़ोस में भेज दिया, वो नहीं। आप उस इनोवेशन का मतलब है कोई आइडिया आपने कन्वर्ट किया है और वो सारे ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो आपको जब ये ग्लोबल के उसमें चलेगा आइडिया आपका, तब भारत की तरफ जो है सब आप जो भारत की मैं कहूँगा कि जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करेंगे तो युवाओं के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है कि यदि हम इस कोविड-19 के बाद को जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करें। ठीक है, कि इंडस्ट्री जो है या तो कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन रहती है, तो हो सकता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आए कि हम इसको कोई कुछ मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं हिंदुस्तान में लगें। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि यदि डी ग्लोबलाइजेशन होती है तो उस स्थिति में हमें अपने आप को अपने पैरों पर खड़ना होगा, तो उसमें हमें सब कुछ अपने आप बनाना होगा। जिसमें हमारे पास क्षमता है तो हम सब कर लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। कोई ऐसी जब हमारे ऊपर आती है तो हम सब कुछ जो है करने में माहिर रहते हैं। चाहे हमने आपने देखा कि हमारे सुपर कंप्यूटर नहीं था तो हमारे देश ने ही सुपर कंप्यूटर बना। तो ऐसी चीज़ें हैं भारत ने, जो आप देखते हैं कि हम चांद पे पहुँचे, मंगल पे पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखते हैं कि हम कर पाते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें जो चीज़ें वो सुविधा में मिल जाती हैं तो हम उसमें तरफ नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए जो है यदि हमारे पास ये डी ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो हमारे लिए तब भी अपॉर्चुनिटी है। और यदि ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसका जो आज चाइना की तरफ मैं कहूँगा कि एक डिफरेंट बिहेवियर है, उसकी कंडीशन को हम यदि कैश करेंगे तो भी मुझे लगता है कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इन शब्दों के साथ यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रीएलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हब जो है वो होगा। उससे हमारे देश को, हमारे युवाओं को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को क्वालिफाइड ही नहीं, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी रखें। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने जो है ट्रेनिंग लें, और ये इनोवेशन में वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं बहुत कुछ डिफरेंटली सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज जो हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे उनको चेंज करना है, कैसे उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना है, उसके लिए सुविधाएं जो हैं विश्वविद्यालय भी और बैंक्स भी मुझे लगता है उसके लिए स्टार्टअप के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, और रियो के माध्यम से इनका मैं राइजिंग इंडिया फॉर यूथ के लिए इसके मैं धन्यवाद करता हूं कि ये यूथ के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं और युवाओं को साथ लेके चलते हैं। ये युवा जो है हमारे देश जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा जो कंट्री है एक यंग कंट्री है, इसमें बहुत सा 70% लोग जो हैं वो युवा होने वाले हैं, और ये एक यंगेस्ट कंट्री जो यंग बनने वाला है, और ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं तो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने वाला हूँ कि कैसे हम किसी चीज़ को रचनात्मक सोचते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम
अपने युवाओं के लिए ये हमारी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सही रास्ता दिखाते हुए उनको आगे शब्दों के साथ